तो यार जैसा कि हम सभी लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, हांसिगिन डीमन किंग को हराने के लिए उसके कैस्टल में आ चुका होता है, लेकिन वहीं पे उसके साथी लोग उसे धोखा दे देते हैं। तो अब आगे तो हांसिगिन की ये बात सुनने के साथ ही वो मेज तुरंत ही अपनी स्किल का यूज करते हुए हॉली स्वॉर्ड को अपनी पावर से सील कर देता है। वो कहता है, मैंने इस ड्रैगन स्वॉर्ड को सील कर दिया है नेल, अब यहाँ से कोई भी ड्रैगन स्वॉर्ड का यूज नहीं कर पाएगा। तो हांसिगिन कहता है, तो फिर तुमने अब स्टार्ट कर दिया है कि तुम यहाँ पे हीरो को धोखा दोगे, है ना? तो डीजीपी उसके ऊपर भड़कते हुए कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें धोखा देने वाले थे? इसके सिवा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, हमें इस वर्ल्ड को बचाने के लिए ये करना पड़ेगा। हांसिगिन ये से वे कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं था? लेकिन तभी कोई आते हुए वहां पे कहता है, फुलिश ह्यूमन, भले ही तुम ये सब चीजें कर लो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी बदलने वाला नहीं है, चाहे वो हीरो ही क्यों ना हो। इसी के साथ ही हम डीमन किंग को देखते हैं, जो कि एक वैम्पायर होता है। वो आते हुए कहता है, ये लोग बस मेरे साथ बने हुए कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो उसे देखते हुए हांसिगिन कहता है, ओह तो तुम डीमन किंग हो, है ना? डीमन किंग कहता है, हाँ हम कभी नहीं मिले, लेकिन तब भी तुमने आर्क डीमन को हराया है। तो हांसिगिन कहता है, आर्क डीमन की फाइट में हीरो बेहोश हो गया था, लेकिन आखिर तुम उस समय हीरो की पार्टी के अंदर कैसे पहुंचे? ये सुनकर वो डीमन थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं है, आखिर तुम मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो, जैसे कि तुम किसी और के बारे में बात कर रहे हो। हीरो तो तुम ही हो, है ना? लेकिन मैं कहूंगा अभी के लिए तुम बिल्कुल सही हो। हांसियुन कहता है, ओह तो अब मुझे पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आ चुकी है। फैक्ट ये है कि हीरो ने उस आर्क डीमन के फाइट के दौरान अपनी सारी की सारी पावर को खर्च कर लिया था और तुमने उसकी बाकी बची हुई पार्टीज को टेटर में बदल दिया। लेकिन आखिर तुमने उस समय हीरो को तुरंत क्यों नहीं मार डाला, जबकि वो अपने सबसे ज्यादा कमजोर स्टेट में था? वेल क्योंकि ये मजेदार था। तो ये सुनने के साथ ही हांसियुन अपने फ्लेम ड्रैगन आई को एक्टिवेट करता है, जिससे उसे ये पता चल चुका होता है कि वो इस समय झूठ तो नहीं कह रहा है, यानी कि ये सभी चीजें उस डीमन किंग के सामने बस एक मजाक है। हांसियुन ये देखते हुए कहता है, वाह ये कितना ज्यादा बेकार टेस्ट है, लेकिन शायद से वो सही नहीं हो सकता। ये सुनने के साथ ही वो डीमन किंग हंसने लग जाता है, तुम आखिर कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हो। सच कहूँ तो ये सिचुएशन खुद ब खुद एक ट्रिब्यूट होगा जो वो खुद डीमन गॉड को ऑफर करेगा, और ठीक वैसे ही जैसे कि तुमने ड्रैगन गॉड के हीरो के रूप में पहचाने जाने की कोशिश में बहुत ही ज्यादा मेहनत की, और मैं भी एक अपोस्टल होने के लिए काफी ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ। और जैसा कि तुम्हारे साथियों ने कहा है कि तुमने भूख, ठंड या ऐसी कई सारी डिफिकल्टी का सामना किया होगा सिर्फ यहाँ पे आने के लिए, लेकिन अब तुम बस डीमन गॉड के अल्टर पे मरने वाले हो, तुम्हारे पास बस यही एक रास्ता बचा हुआ है, फिर मेरा दिया गया पेशेंस वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये फील कर सकता हूँ कि आखिर तुम इस समय कैसा महसूस कर रहे हो, क्या तुम निराश में हो या फिर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो? बताओ आखिर तुम कैसा महसूस कर रहे हो। खैर तुम्हें पहले अपने कॉमरेड्स पे नजर रखना चाहिए, आखिर वो लोग क्या कह रहे होंगे। वेल उसकी बातें सुनने के बाद जो अंदर वाला एलन होता है वो गुस्से से चिढ़ते हुए कह रहा होता है, डेजी, एलन, जेरफा, मैंने इन सभी के ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट किया, लेकिन मैं उनके डिसीजन को समझ नहीं पाया, लेकिन इन सभी को छोड़ के मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं उस कमीने डीमन किंग को मार डालूं। खैर मैं इस समय काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कितनी बार क्यों ना देख लूं। ये एक ऐसा सिनेरियो है जिससे मेरा ब्लड खोल रहा है। और वही हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर फॉलन ऑफ द सोल्जर, वो उससे कह रहे होते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारा इस समय डिसीजन क्या है। एलन भी हांसिग्यून से कह रहा होता है, बताओ हांसिग्यून आखिर इस समय तुम्हारी चॉइस क्या है। और वही हम डीमन किंग को भी देखते हैं, जो कि अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है, मेरी तपस्या की फाइनल स्टेज अब कंप्लीट होने वाली है, तो अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ डीमन गॉड के अल्टर पर। तुम्हें ऑफर करने से मैं अब एक अपोस्टल बन जाऊंगा। देख पाते हैं हांसिग्यून एक बीच के कांटे में फंसा हुआ होता है, दोनों तरफ से वो अल्टर उसे दबाने की कोशिश करने के लिए तैयार होता है। और वही डीमन गॉड हंसते हुए कहता है, तो फिर अब तैयार हो जाओ, मैं अपोस्टल बनने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ ही वो अपने पैर से किक मारते हुए उस मशीन को चालू कर देता है, जंजीर हवा में हिलने लगती है। इट्स मीन वो जो कांटे वाली मशीन होती है वो चालू होती है, ऊपर से वो कांटे वाली मशीन हांसिग्यून के ऊपर गिरने वाला होता है। और ये देखकर ऐसा लग रहा था कि हांसिग्यून उस समय कुछ नहीं कर पा रहा होता है, वो मशीन सीधे हांसिग्यून को पिचका देती है, काफी सारे ब्लड वहां से गिरते हुए अल्टर पे चले जाते हैं, जिससे कि वो अल्टर चमकने लग जाता है। ये देखते वो डीमन किंग कहता है, डीमन गॉड जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया था मैंने वैसे ही हीरो की ब्लड को ऑफर किया है, तो जल्दी करो और मुझे ऑफिशियली अपोस्टल बना दो। लेकिन तभी डीमन गॉड का उसकी तरफ मैसेज आता है, वो उससे कह रहे होते हैं, डीमन गॉड इस समय काफी ज्यादा गुस्से हैं कि उसने ऐसे अल्टीमेट ब्लड को ऑफर किया है। ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं हांसिग्यून उसके पीछे आ चुका होता है। वो कहता है, मैंने अपने पॉइजन ब्लड को उल्टी किया और तुमने सचमुच उस चीज को ऑफर कर दिया। और ऐसा लगता है कि इस समय डीमन गॉड काफी ज्यादा नाराज हैं, जो कहते हुए वो अपनी डिवाइन पावर से अपनी होली लाइट को एक्टिवेट करता है। नॉर्मली अगर मुझे यहाँ पे कुछ चुनना हो तो मैं अपने लिए सबसे ज्यादा बेस्ट
चॉइस चुनता हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहे इसको कितनी बार क्यों ना सोच लूँ, ये दुनिया बचने के लिए काफी ज्यादा होपलेस है। और वहीं हांसुगिन की ये पावर देखने के बाद तो वो दोनों जन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, क्या होली लाइट, हमने तो डिवाइन सॉर्ड को सील कर दिया था, लेकिन आखिर वो इस पावर को कैसे यूज कर पा रहा है। जेरेफा भी कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, आखिर वो डिवाइन पावर की एबिलिटीज को कैसे यूज कर पा रहा है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और ये देखते हुए डीमन किंग परेशान होते हुए मन में कह रहा होता है, ये होली लाइट हमेशा से ब्राइट थी और मैं जानता था कि ये हीरो है। ये सोचने के साथ ही वो हांसुगिन से कहता है, बेहतर होगा कि तुम मुझसे फाइट ना करो, अगर तुम शांति से अपनी मौत को स्वीकार कर लोगे तो डीमन गॉड इस दुनिया को बर्बाद नहीं करेगा। और मैंने इन लोगों के साथ डील किया, अगर मैं ड्रैगन गॉड के हीरो को मार डालूं तो ये दुनिया बर्बाद नहीं होगी। हांसुगिन ये सुनते हुए कहता है, गॉस तुम कितने ज्यादा अनोइंग हो, मैं तुम्हें यहाँ पे 3 चीजों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में तुम गलत हो। ये कहने के साथ ही हांसुगिन अपनी डिवाइन पावर को उस होली लाइट के अंदर और भी ज्यादा इम्प्लांट करने लग जाता है, जिसकी वजह से तो वो होली लाइट और भी ज्यादा पावरफुल दिख रही होती है। फिर वो आगे कहता है, सबसे पहली बार मैं नील नाम का पर्सन नहीं हूँ, दूसरा मैं रियल हीरो भी नहीं हूँ, और तीसरा मुझे इस चीज की परवाह नहीं है चाहे ये दुनिया बर्बाद हो जाए या फिर नहीं, मैं बस तुम्हें यहाँ पे मारना चाहता हूँ। हांसुगिन की ऐसी पावर देखकर तो खुद डीमन किंग की तो काफी ज्यादा फट चुकी होती है। वो घबराते हुए कह रहा होता है, रुको, अगर तुम यहाँ पे नहीं रुके तो ये दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। हांसुगिन कहता है, अगर तुम हीरो को मारना चाहते थे तो तुम्हें पहले ही ये काम कर देना चाहिए था, लेकिन अब तुम मरो। इसी के साथ ही हांसुगिन अपनी होली लाइट की फुल पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से तो हम देख पाते हैं कि वो कैसल पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन में मच चुका होता है, यानी कि वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। इसकी पावर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि 100 किलोमीटर दूर खड़ा भी इंसान इस चीज को बड़ी आसानी से देख सकता है। अब हम डीमन किंग को देखते हैं, जिसकी हालत तो मानो फटे हुए भिखारी जैसी हो चुकी होती है। वो परेशान होते हुए हांसुगिन को देखते हुए कह रहा होता है, धिक्कार है ये कमीना कहीं का, आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हूँ, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे मार डालूंगा तो ये दुनिया बची रहेगी। तो हांसुगिन कहता है, क्या ये उल्टा नहीं हो सकता, अगर यहाँ पे हीरो के बजाय डीमन किंग मर जाए तो क्या सच में ये दुनिया नहीं बचेगी। तो डीमन किंग चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम ये सोच रहे हो कि मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, अगर मैं यहाँ पे मर जाऊंगा तो खुद डीमन गॉड मेरी बॉडी के अंदर डिसेंड होंगे और इससे हमेशा इस दुनिया के अंदर डीमन गॉड का कहर बरसता रहेगा। तो उसकी बात सुनकर हांसुगिन तुरंत ही अपनी फ्लेम ड्रैगन आई स्किल का यूज करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा है। ये देखते वो अपने मन में कहता है, इस ट्रायल का बैकग्राउंड काफी ज्यादा डार्क है, और अगर ये एक्चुअली ट्रायल नहीं होता तो आखिर ये कितना ज्यादा ग्लूमिंग होता। डीमन किंग चिल्लाते हुए कहता है, सच में ये दुनिया फेल हो जाएगी, डीमन गॉड के डिसेंडेंट के लिए इनफ कैजुअलिटीज है, और सच में अगर वो यहाँ पे डिसेंड हो गया तो ये दुनिया सच में इरेज हो जाएगी। हांसुगिन कहता है, हाँ तो फिर क्या हो गया, ये दुनिया चाहे गिरे या ना गिरे इससे मुझे क्या लेना देना, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर डीमन किंग चिल्लाते हुए कहता है, कमीने तुम सच में कोई हीरो नहीं हो है ना। हांसुगिन कहता है, हाँ मैं तो यही कह रहा हूँ, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो एक ड्रैगन गॉड के अपोस्टल भी नहीं हो, फिर भी तुम उस अथॉरिटी का यूज कैसे कर सकते हो, तो बताओ आखिर तुम कौन हो। ये सुनते हुए हांसुगिन खुद ही कहता है, क्या कौन। ये कहते ही उसे उस समय की बात याद आती है जब वो पहली बार ट्रायल के अंदर एंटर किया था, दूसरी बार जब उसे डिवाइन पावर मिली थी, और तीसरी बार जब वो डार्क अंडरवर्ल्ड की पावर को यूज कर पा रहा था। वो इस समय अपनी पनिशमेंट स्किल को एक्टिवेट करते हुए उस डीमन से कहता है, मैं एक चैलेंजर हूँ, जो कहने के साथ ही वो अपनी ट्रूथ सीकर और ब्लड एबिलिटी को यूज करते हुए सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो हांसुगिन को अपने इतनी ज्यादा करीब आता हुआ देखकर डीमन किंग परेशान होते हुए कहता है, रुको, मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत सोच रहे हो। वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, मगर हांसुगिन इसकी बात ना सुनते हुए तुरंत ही अपनी ब्लड एबिलिटी से सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है, और उस ब्लड की वजह से तो डीमन का हाथ पैर बहुत ही बुरी तरीके से कट जाता है। ये देखकर डीमन किंग उड़ते हुए वहां से भागने लग जाता है। वो अपने मन में कहता है, शायद मैं यहाँ पे मर सकता हूँ, मुझे यहाँ से भागने की जरूरत है। ये देखते हुए हांसुगिन उसका पीछा करते हुए कहता है, आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो, जरा वहाँ पे तो रुको। जो कहते हुए वो उसके पीछे भाग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो वहीं पे रुक जाता है। हांसुगिन तुरंत ही अपने पीछे देखता है। हम देख पाते हैं कि जेरेफा अपनी मैजिक एबिलिटी का यूज करते हुए एक बेल से उसका पैर जकड़ लिए होते हैं। प्लीज हमारे खातिर तुम मर जाओ, अगर तुम जिंदा रहोगे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। और तभी अचानक से कई सारे एरो सीधे हांसुगिन की तरफ आने लग जाते हैं। हम देखते हैं वो होती है डेजी। डेजी उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है, नील तुम एक हीरो हो, इसलिए तुम्हारा सेक्रीफाइस जरूरी है ताकि हम इस दुनिया को बचा सकें। ये देखते हुए हांसुगिन एक लंबी सी ऊँह भरते हुए तुरंत ही अपने विंग्स को बाहर निकाल देता है। वो अपने हवा के प्रेशर से ही उन सारे के सारे एरोस को दूर हटा देता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे एलन आ जाता है। वो उससे कहता है, सेल्फिश कमीने कहीं के, अगर तुम इस दुनिया में बच जाते हो तो हम सभी के सभी लोग यहाँ पे मारे जाएंगे, तो अब तुम्हें ना चाहते हुए भी मेरे हाथों से मरना होगा। जो कहते हुए वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हांसुगिन अपने रिफ्लेक्शन की वजह से बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इस समय वो
अपनी स्किल फाइटिंग कंसंट्रेशन को एक्टिवेट किया होता है, जिसकी वजह से वो उसके कई सारे अटैक को बड़ी इजीली डॉज कर लेता है। हान सिगुन उससे कहता है तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को सेक्रीफाइस क्यों नहीं कर देते, तुम खुद के अलावा किसी और का सेक्रीफाइस करना चाहते हो? आखिर ये क्या बकवास है, तुम सभी लोग जिंदा रहने के लायक नहीं हो। इसी के साथ वो डीमन किंग को देखता है और अपनी स्किल स्टेप इंस्टेंट अथॉरिटी का यूज करता है और वही हम डीमन किंग को भी देख पाते हैं जो कि पीछे की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है फाइनली अब मैं बच चुका हूँ। वो ये कह रहा होता है लेकिन तभी अचानक से हान सिगुन उसके पास आते हुए सीधे उसके सर को पकड़ लेता है। वैसे अचानक से हान सिगुन को अपने सामने देखकर तो उसकी काफी ज्यादा फट चुकी होती है, लेकिन उससे पहले हान सिगुन सीधे उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। और वही ये सीन देखते हुए नील कह रहा होता है तो ये तुम्हारा चॉइस है हान सिगुन। और हाँ गाइस, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि बीच में आखिर ये असली वाला नील कहाँ से आ गया जो कि सभी सीन को देख रहा है, वेल मुझे जो हिसाब से पता चला है उस हिसाब से ये एक एडमिन है। अब मुझे नहीं पता कि एडमिन कहाँ से बना है, बस बन चुका है, उसके बारे में मुझे नहीं बताया गया, बाद में बताएगा तो बताऊंगा। और नील ने इस समय जो कुछ भी है मतलब इस दुनिया को बचाना है नहीं बचाना है वो हान सिगुन के ऊपर ठोक दिया है। अब उसे क्या करना है वो खुद डिसाइड करना है हान सिगुन को। तो हान सिगुन ने चूज करते हुए सीधे डीमन किंग को मार दिया है। तो ये सीन देखते हुए नील कहता है तो ये तुम्हारा चॉइस है हान सिगुन। और उस सीन को देखते हुए वो अपनी पहले की बातों को याद करते हुए कहता है उस समय मैं बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था और आखिर में वहां से भाग गया, फिर वो दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो गई, लेकिन जब मुझे टावर पे बुलावा आया तो मानो मैं ऐसे चढ़ गया जैसे कि मैं इस चीज से भाग रहा हूँ। मेरे पास्ट के वो दिन जब मैं टावर पे चढ़ा था वहां से वापस लौटने की कोई भी जगह नहीं थी। मैं उस समय इस चीज को याद करते हुए काफी ज्यादा पछता रहा था, लेकिन ये कोई अब रिग्रेटफुल चॉइस नहीं है। तुमने काफी अच्छा काम किया। इट्स मीन अब समझ में आ चुका होगा कि ये जो तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ चुका होगा हान सिगुन को जो टास्क दिया है वो कोई और नहीं बल्कि फाइटर ऑफ वॉरियर यानी कि जो अभी एडमिन हान सिगुन को टास्क दे रहा था वो कोई और नहीं बल्कि नेली है। और डीमन किंग के मरने के साथ ही हान सिगुन का ये जो क्वेस्ट होता है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है और इसके रिवॉर्ड के तौर पर वो फॉलन वर्ल्ड के सोल्जर से रिवॉर्ड के तौर पर तुम इन्फ्यूज कर सकते हो द एब्सोल्यूट इम्पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी। और ये सीन देखते हुए डेजी हैरान होते हुए कहती है हो गॉड आखिर ये क्या हो गया, हमारी लाइफ की प्रॉपर्टी और ये वर्ल्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, लगता है कि हम मरने वाले हैं। और इसी के साथ हमें बताया जाता है फॉलन वर्ल्ड के सोल्जर चुपचाप उन सभी कॉमरेड्स को देख रहे हैं और वहीं पर हान सिगुन के सामने उसकी लॉबी का पोर्टल ओपन हो चुका होता है। वो वहां से जाते हुए कहता है तुम सभी लोगों के पास शांति से मरने का भी अधिकार नहीं है, मुझे आशा है कि तुम इस दुनिया के अंदर धीरे धीरे और तड़पते हुए मरोगे। जो कहने के साथ ही वो अपने लॉबी के अंदर चला जाता है जहाँ उसे बताया जाता है क्वेस्ट को पूरा करने की वजह से वेटिंग रूम को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। साथ ही एडमिनिस्ट्रेटर फॉलन ऑफ द सोल्जर ने ये डिसाइड किया है कि वो तुम्हें खुद अवार्ड पे करेंगे। तो आप अभी हीरोज के हॉल में एंटर कर रहे हैं। अब इसी के साथ ही हमें हॉल ऑफ हीरोज की जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे हान सिगुन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है तो क्या ये उन लोगों के लिए एक टेम्पल जैसा है जो लोग ड्रैगन गॉड को पूजा करते हैं। जो कहते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने से एक आवाज आती है उस तरफ नहीं इस तरफ देखो। तो हान सिगुन उसको देखते हुए कहता है तुम तो क्या तुम ही फॉलन वर्ल्ड के सोल्जर हो? वो कहता है हाँ मैं ही फॉलन वर्ल्ड का सोल्जर हूँ यानी कि नील, हमने अब तक एक दूसरे से कई बार कम्युनिकेट किया है। हान सिगुन कहता है क्या कम्युनिकेट, ये ऐसा नहीं था, ये मानो ऐसा था कि तुम अपनी तरफ से ही लगातार बस मैसेज भेजते जा रहे हो। नील कहता है हाँ एक ही बात है, वैसे तुम काफी ज्यादा बोरिंग हो और हाँ अब जबकि तुम यहाँ पे हो तो आखिर तुम किस बारे में क्यूरियस हो, तुम मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो हान सिगुन कहता है आखिर तुमने मुझे ये क्वेस्ट क्यों दिया, हो सकता है कि तुम्हारी अर्नेस्ट विश तुम्हारे जरिए स्पॉन्सर की गई चैलेंजर के जरिए पूरा किया गया हो। तो नील यानी कि फॉलन ऑफ द सोल्जर ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है मगर वो अगले ही पल हंसने लग जाता है। वो उठते हुए कहता है मैं समझ गया हूँ आखिर क्यों कुछ गॉड तुम में काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो कहते हुए वो उसके पास आते हुए कहता है हे गलतफहमी मत रखो और सोचो कि सभी चैलेंजर हैं तो मॉन्स्टर की तरह तुम बस टावर चढ़ने के जुनून में हो और ज्यादातर चैलेंजर के पास तुम्हारी तरह अच्छी एबिलिटीज नहीं होती है और टावर पे चढ़ने के लिए इतनी इच्छा भी नहीं होती है। और भले ही उन लोगों में से कुछ लोगों के पास टावर में चढ़ने की इच्छा हो लेकिन फिर भी उन लोगों से कुछ भी नहीं बदलता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम टावर पे कितना चढ़ लेते हो। ज्यादातर एडमिन्स ये देख ही नहीं पाते हैं कि आखिर तुम कितना ऊंचा चढ़ रहे हो। तो हान सिगुन कहता है तो इसी तरह से तुम वो पॉसिबिलिटीज को देख सकते हो जो कि क्वेस्ट के जरिए देखा ना जा सकता हो, है ना? एलन कहता है हाँ मैं इस चीज को मना करना चाहता हूँ मगर तुम सही हो। इसी के साथ ही वो ताली बजाते हुए कहता है तो फिर ठीक है तो चलो अपने बैलेंस को सेटल करते हैं। इसी के साथ ही वो एक स्पेशल अथॉरिटी ड्रैगन गॉड डिवाइन सेट को हान सिगुन को भेज देता है जहाँ उसे बताता है कि तुम एब्सोल्यूट इम्पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए तुम किसी भी चीज को चुन सकते हो जिसके अंदर तुम इस चीज को यूज कर सकते हो। तो ये सुनते हुए हान सिगुन अपने डिसीजन को कंप्लीट कर लेता है जहाँ पे वो
अपने बोरोविंग हेवन स्वॉर्ड को चूज करता है, जिससे वो ट्रू हेवनली ब्लड डिमोनिक स्वॉर्ड के अंदर इंग्रेव करता है, जहाँ उसे बताया जाता है ट्रू हेवनली ब्लड डिमोनिक स्वॉर्ड की लीगो की कॉन्सिनेंस धीरे धीरे रिकवर हो रही है। ये देखते हुए एलन कहता है ज्यादातर एडमिन इतने ज्यादा क्रेजी रिवॉर्ड नहीं देते हैं, लेकिन मैं अपनी इच्छा से तुम्हें ये चीज दे रहा हूँ। हान सेग्यून कहता है हम दोनों को वो चीज मिल चुका है जो चीज हम चाहते थे, तो मैं आखिर आपको थैंक यू क्यों कहूंगा। एलन कहता है तुम सचमुच बिल्कुल भी क्यूट नहीं हो। खैर मैं ये बात तुम्हें एक बोनस के रूप में बता रहा हूँ, तुम टावर पे कभी भी शक मत करना। हालांकि हम लोग अपने गोल को अचीव करने में फेल रहे, लेकिन तुम डिफरेंट हो हान सेग्यून, क्योंकि तुम उस कुछ कैंडिडेट में से एक हो जिसपे खुद टावर नजर रख रहा है। अब इसके बाद हान सेग्यून वापस से 17 फ्लोर की लॉबी के अंदर आ जाता है, जहाँ पे उसे एक अचीवमेंट मिलती है हायर ऑफ द ड्रैगन गॉड, जहाँ पे ये देखते वो कहता है ये अचीवमेंट मुझे 16 फ्लोर के फ्लोर ट्रायल में मिली थी हायर ऑफ द ड्रैगन गॉड, लेकिन मैंने सोचा था कि गॉड्स और टावर किसी तरीके के दुश्मन हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आखिर टावर ने ऐसे अचीवमेंट को क्यों बनाया है? अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो टावर सभी गॉड्स के लिए ब्लाइंडली दुश्मनी नहीं रखता है, और यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी गॉड्स हैं जिनके लिए खुद टावर दुश्मनी रखता है, लेकिन फिर भी उनके लिए भी अचीवमेंट बनाई जाती है। जो कहते हुए वो नील की बातों को याद करता है, तो उसके कहने का मतलब ये है कि मैं एक इम्पोर्टेंट कैंडिडेट हूँ, तो शायद टावर के जरिए कैंडिडेट चुने जाने का मतलब ये है कि तुम भी एक डेटी बन सकते हो। और ये कम्प्लीटली कोई तरह से बेकार गेस तो नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही डिवाइन पावर को ऑब्टेन कर लिया है, यहाँ तक कि मैंने खुद गॉड का भी सामना किया है, और मैं अभी एक्चुअली डेवलपमेंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ। बैटल, रिवॉर्ड, डेवलपमेंट, ये सभी चीजें जानने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे दिमाग के अंदर वो जो पजल था वो अब कम्प्लीटली सॉल्व हो रहा है। और हाँ, द ट्रायल ऑफ द टावर चैलेंजर को डेटीज के रूप में सेलेक्ट करने की एक प्रोसेस है, और अगर तुम इस प्रोसेस को पास कर लेते हो तो तुम्हें एक चैलेंजर के रूप में डिजाइन किया जाएगा ताकि तुम्हें एक डेटी के रूप में डेवलप किया जा सके। वेल, ये तो बस मेरी एक कल्पना है, लेकिन जब मैं आखिर में स्ट्रांग हो जाऊंगा तो उम्मीद है कि मेरे साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो चलो, अब समय आ चुका है कि मैं अपने नए अथॉरिटीज को चेक करूं कि आखिर मुझे क्या मिली है। जहां पर वो अपने ड्रैगनाइजेशन स्किल को एक्टिवेट करता है। इस स्किल को एक्टिवेट करने के साथ ही अचानक से उसकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल ही चेंज होने लग जाती है, मानो वो ऐसा दिख रहा हो जैसे कि वो खुद एक ड्रैगन बनने जा रहा हो। अपनी बॉडी को ऐसा देखते वो कहता है मैंने सोचा नहीं था कि सचमुच मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। हम देख पाते हैं कि हान सेग्यून की फॉर्म इस समय बिल्कुल ही चेंज हो चुकी होती है, और ये कहूँ तो ये फॉर्म सचमुच मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तो ये ड्रैगनाइजेशन सच में एक ड्रैगनाइजेशन है। ऐसा लगता है कि मैं एक लिजार्ड ह्यूमन हूँ, लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छा है। हालांकि मैं अभी अचानक से चेंज हो चुका हूँ, लेकिन तभी उसे बताया जाता है तुम्हारी माना की जो अमाउंट है वो 10 मिनट के लिए 2x तक इंक्रीज हो चुकी है, और माना से रिलेटेड सारे के सारे एबिलिटीज और मैनेजमेंट 10 मिनट्स के लिए इंक्रीज हो चुके हैं। इसी के साथ ही वो अपनी पावर प्रेशर को रिलीज करता है, खुश होते हुए कहता है मेरी बस बॉडी इसमें चेंज नहीं हुई, बल्कि मेरे बॉडीज के सभी सेंसेस इसमें बढ़ चुके हैं, और फ्रेम ड्रैगन आई के यूज करे बिना मैं अपने आसपास की सारी चीजों को जान सकता हूँ। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो मेरी मैनेजमेंट एबिलिटीज है उसके अंदर मेरी मैजिक पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। इसके सोचने के साथ ही हान सेग्यून अचानक से अपने मुंह से फायर ब्रेथ बहुत ही तेजी से आगे की ओर छोड़ता है। इसके बाद हान सेग्यून अपने सामने का नजारा देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है, क्योंकि वो जो लॉबी होती है वो इस समय पूरी की पूरी राख यानी कि खंडर जैसी दिख रही होती है, यानी कि अभी तक वो लॉबी अपने आप को हील नहीं कर पा रही है। यानी कि आप लोग समझ ही सकते हो कि हान सेग्यून इस समय कितना ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है इस नई एबिलिटीज की वजह से। अगर मैं सच में इस ब्रेथ फायर का यूज करता हूँ तो ये कोई मजाक नहीं होगा, बल्कि सच में ये तो काफी ज्यादा कमाल का है। लेकिन अगर इस ड्रैगनाइजेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा तब फिर मेरे साथ क्या होगा? इसके बारे में सोचते ही वो अपनी स्किल को डीएक्टिवेट कर देता है। जैसे ही स्किल डीएक्टिवेट होती है, सिस्टम उससे कहता है तुम इस अथॉरिटी को 8 घंटे तक यूज नहीं कर सकते। ये देखते ही वो कहता है 10 मिनट का यूज और 8 घंटे का कूल डाउन, मतलब मैं सिर्फ बैटल के दौरान इसका यूज सिर्फ एक दिन में एक ही बार कर सकता हूँ। पर तभी उसके पीछे चुन वो अपेयर होते हुए कहती है डैम इट, मेरा सर काफी ज्यादा दर्द कर रहा है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? उसको देखते हुए हान सेग्यून उससे कहता है कि अब तुम थोड़ा सा बेटर फील कर रही हो। तो वो कहती है हाँ, मुझे नहीं पता कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया, लेकिन सॉर्ड की जो वेसल है वो अब काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। लेकिन रुको, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं अपने सॉर्ड की कॉन्सिनेंस को हैंडल नहीं कर सकती हूँ? मुझे नहीं पता कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया, लेकिन अब जो मेरी कंडीशन थी वो उससे ज्यादा इंप्रूव हो गई है। मैंने इस आइटम को द एब्सोल्यूट इम्पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी को इस आइटम के अंदर इंफ्यूज कर दिया, जिसकी सॉर्ड की पावर थोड़ी बढ़ गई है। ये सुनकर वो हैरान होते हुए कहती है लेकिन कैसे? लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि जैसे पागल से पूछना ये सिर्फ बेकारी बात होगी। खैर, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जैसे पागल से पूछना ये कोई मायने नहीं रखता। मैं जिस पागल से भी मिल रही हूँ वो तो गॉड के साथ फाइट करता है, कई सारे गॉड को तो अपना दुश्मन बना के रखा है। सच में मैं
मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था तुम तो उससे भी ज्यादा पागल हो, और तुम्हारे बारे में मैंने जो जानकारी सुनी थी उसके बेस पे तुम 10th फ्लोर के एक चैलेंजर थे, और वो भी बहुत ही ज्यादा छोटे डायमेंशन से। ये सुनकर तो हांसोगिन हैरान होते हुए कहता है, लेकिन आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? लेकिन ये मानना कि तुम एक छोटे डायमेंशन से चैलेंजर हो, लेकिन फिर भी तुम बाकी सभी डायमेंशन से तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, और इसी तरह मुझे कुछ पता चला है। ये सुनते हुए हांसोगिन उससे पूछता है, आखिर तुम्हें क्या पता चला है? तुम उन पागल कुछ कैंडिडेट में से एक हो जिन्हें टावर ने सेलेक्ट किया है। ये सुनकर हांसोगिन अपने मन में कहता है, ये बात फिर से मेरे सामने आ गई। फिर वो आगे कहती है, इसी वजह से तुम डिवाइन बीइंग्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो, और ये एक बार नहीं बल्कि बार बार। मैंने सोचा था कि ये एक बस आम बात होगी, लेकिन ये तो मेरी गलतफहमी है। हांसोगिन ये सुनते हुए अपने मन में कहता है, नील ने जो बातें मुझसे वहाँ पे कही थी ये बात बिल्कुल उससे मेल खाता है, और मैं इस बार इस अपॉर्चुनिटी का यूज टावर और गॉड के मिस्ट्री को सॉल्व करने के बारे में करूंगा। जुनवो से कहती है, तुम्हारे पास काफी सारे सवाल हैं, है ना? जैसे कि कैंडिडेट क्या है, टावर का टारगेट क्या है, और गॉड्स आखिर तुम्हारे खिलाफ क्यों जा रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकती हूँ। हांसोगिन उसे बोलता है, क्या ये सभी चीजें टावर की रिस्ट्रिक्शन की वजह से है? जुनवो से कहती है, हाँ बिल्कुल, भले ही तुम इस चीज की वजह से मारे जाओ या फिर कोई चैलेंज में फेल हो जाओ, लेकिन मैं ये तो नहीं चाहती कि तुम्हारी सोल इस चीज की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए। ये सुनते हुए हांसोगिन कहता है, तो जैसे कि उम्मीद थी, यहाँ केवल ना ही एडमिनिस्ट्रेटर बल्कि ये चुनवो भी मुझे वो सब इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। मुझे इसके ऊपर थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन लगता है कि ये अभी भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन चुनवो से कहती है, हालांकि मैं तुम्हें एक बात बता सकती हूँ, चाहे वो बात अभी हो या फिर बाद में, टावर बस तुमसे एक ही चीज चाहता है। हांसोगिन पूछता है, आखिर वो चीज क्या है? चुनवो कहती है, रैपिडली तुम्हें बस स्ट्रॉन्ग बनते जाना है ताकि तुम इन सारी के सारी लिमिट्स को तोड़ सको, और ये वही चीज है जो टावर तुमसे और बाकी सभी कैंडिडेट से चाहता है। ये सुनते हुए हांसोगिन अपने मन में कहता है, हॉनेस्टली कहूँ तो टावर ने चीजों को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मुझे चुना है, और उसके बाद मैं अपनी इच्छा से टावर पे अकेले चढ़ता गया। शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये मेरी सोच है। तभी चुनवो से कहती है, शायद तुम जानते हो, अगर तुमने खुद का एफर्ट लगाकर यहाँ पे आने की कोशिश किया और यहाँ पे आ गए, तो ये सभी चीजें उसी की वजह से है जो कि टावर ने तुम्हें दिया है। हांसोगिन कहता है, हाँ मैं चीज को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि कम से कम टावर तो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता है। जुनवो से कहती है, वाह तुम काफी अच्छी तरीके से जल्दी समझ जाते हो। खैर ठीक है, अब जबकि तुम 10th फ्लोर को पहले ही पार कर चुके हो, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा अकल आ चुका होगा। तो हांसोगिन उससे कहता है, इसलिए मैं तुमसे अभी कुछ भी नहीं पूछूंगा, क्योंकि मेरे स्ट्रांग होने के बाद मेरे क्वेश्चन के आंसर अपने आप ही मेरे सामने अपेयर होते जाएंगे। ये सुनकर वो कहती है, हाँ, और जितना मैं तुम्हें देख सकती हूँ मुझे उतना ही ज्यादा अफसोस होता है। तुम आखिर मेरे कंट्री के बच्चे क्यों नहीं हो? अगर तुम मुरीम डायमेंशन से आए होते तो तुम सच में सबसे ज्यादा यंगेस्ट एज के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन चुके होते। लेकिन अब इसी के साथ ही हांसोगिन की जो हेवनली स्वॉर्ड होती है वो अचानक से चमकने लग जाती है। वो स्वॉर्ड अपने म्यान से बाहर आते हुए सीधे जमीन पे गिरती है। जो वो हवा में उड़ते हुए कहती है, तुम अब मेरे डिसेबल बनो, तुम्हें मैं वो चीज सिखाऊंगी जो चीज तुम सीखना चाहते हो, एब्सोल्यूट डिवाइन आर्ट, ब्लड डीमन डिवाइन आर्ट। तो बताओ, क्या तुम ये सभी चीजें सीखना नहीं चाहते हो? साथ ही वो अपने मन में कहती है, मैं सचमुच बोर हो चुकी थी, लेकिन लगता है कि ये सही समय है, मैं इसे अपना डिसेबल बनाऊंगी और मजे लूंगी। लेकिन हांसोगिन उसे कहता है, नहीं, मैं तो ये नहीं चाहता। ये सुनकर तो उसका ऑरा पूरी तरह से माइनस हो चुका होता है। वो चिल्लाते हुए कहती है, क्या? लेकिन क्यों? अगर तुम ब्लड डीमन डिवाइन आर्ट सीख जाओगे तब तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, और तुम्हें ये आर्ट कैसे बिना कैसे कर सीखना होगा। जो कहते हुए वो उसे हिला रही होती है, और अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तब तो तुम्हें पता ही लग जाना चाहिए कि मुरीम डायमेंशन की टेक्निक आखिर कितनी ज्यादा इंप्रेसिव होती है। हांसोगिन नहाते हुए कहता है, हाँ हाँ, मैं इसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। तब तो तुम्हें जानना चाहिए कि दूसरे टेक्निक छोटे डायमेंशन से बड़े डायमेंशन की टेक्निक आखिर कितनी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन आखिर ये सभी चीजें जानने के बावजूद भी तुम इस चीज को रिफ्यूज क्यों कर रहे हो? हांसोगिन कहता है, मैं ये चीज जानता हूँ क्योंकि मैंने मार्शल आर्ट्स एक एडमिन से सीखा है। लेकिन अगर तुम मेंटल आर्ट का यूज करते हुए अपनी इनर क्यूआई को जनरेट करते हो तो तुम उस स्पेसिफिक मार्शल आर्ट्स के अलावा कुछ चीजों तक ही लिमिटेड हो जाओगे। ये सुनकर चुनवो हैरान होते हुए कहती है, रुको, आखिर तुमने ये सभी चीजें किससे सीखा? हांसोगिन कहता है, सच कहूँ तो मेरे पास पहले से ही एक मास्टर है। मेरा रिलेशन एक एडमिनिस्ट्रेटर के साथ टीचर और स्टूडेंट का है। ये सुनकर तो वो हैरान होते हुए गाली देते हुए कहती है, फक, क्या मैं पहली बार एक डिसेबल के बारे में सोच रही थी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं एक रैंडम पर्सन से इस अपॉर्चुनिटी को खो दूंगी। लेकिन तभी हांसोगिन उसे रोकते हुए कहता है, रुको, मुझे कुछ याद आया, मैंने एक मेंटल आर्ट सीखा है जिसे हेवनली ब्लड कल्टीवेशन आर्ट कहा जाता है। ये सुनकर वो थोड़ा सा हैरान हो चुकी होती है। हांसोगिन साथ ही अपने मन में कहता है, हाँ, जो पर्सन ने मुझे ये हेवनली ब्लड डीमन कल्टीवेशन आर्ट भेजा है, फॉलन हेयर ऑफ द ब्लड डीमन कल्ट, वो बंदा ब्लड डीमन कल्ट से था। जुनवो से
कहती है क्या क्या तुमने कुछ ऐसा सीखा है जो कि सिर्फ कल्ट्स के हायर लोग ही सीख सकते हैं। हान सेगिन कहता है हाँ हाँ मैंने किसी तरीके से इसको सीख लिया है। अब नेक्स्ट सीन में हान सेगिन अपने नेकलेस की मदद से अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है। वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर एक मार्शल आर्ट्स के रूप में आ जाता है। ये देखते हुए चुनवुक कहती है तो बेकलैन की वुमेन की ओर से एक प्रेजेंटेशन, ये सच में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तुम पर ये चीज सूट कर रहा है मेरे हाफ डिसाइपल। तो फिर ठीक है, मैं अपनी तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाना शुरू करती हूँ। इसी के साथ ही वो अपने मार्शल आर्ट का यूज करना स्टार्ट कर देती है। हान सेगिन उस मार्शल आर्ट को देखते हुए कहता है अगर इसका कंक्लूजन किया जाए तो ये ब्लड डिवाइन आर्ट एक प्रॉपर मार्शल आर्ट नहीं है। इसके अलावा ये कुछ मैजिक और सॉर्सरी से सिमिलर है, जहाँ पे ब्लड डीमन डिवाइन आर्ट में सब्स्टिट्यूट माना ब्लड के रूप में एस्टाउंडिंग करने की एबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि लार्ज अमाउंट में ब्लड को ऑब्जॉर्ब करने के लिए अपने बॉडी को खतरे में डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कि डैम चुनवू ने इसके बारे में डिंगे हाकी है कि ये एक एब्सोल्यूट डिवाइन आर्ट है, ये बस एक डिवाइन टेक्निक है जिससे ये डिवाइन आर्ट मेरी मदद करेगा मेरी रिकवरी को फास्ट करने के लिए, साथ ही मेरे ब्लड को हेर फेर करने के लिए। और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एशियन ब्लड और ट्रूथ सीकर ब्लड के साथ ये चीज ओवरलैप हो जाता है, जो चीज मेरे पास पहले से ही है। और वो हम चुनवू को देखते हैं जो कि ये चीज देखते हुए जोरों से हंस रही होती है। वो उसे कहती है आखिर तुम मेरे मार्शल आर्ट्स के बारे में क्या सोचते हो, है ना, बताओ ये कमाल का है। हान सेगिन उसको देखते हुए मन में कहता है आखिर ये क्या बड़बड़ा रही है, ये वो कर रही है जो चीज मेरे पास पहले से ही है। अब चुनवू कुछ समय बाद उसे कहती है तो चलो अब तुम मुझे दिखाओ कि आखिर तुमने क्या सीखा है। तो ये सुनने के साथ ही हान सेगिन उस टेक्निक का यूज करता है और चारों तरफ अपनी ब्लड को फैला देता है। ये देखकर तो चुनवू काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी होती है। वो हैरान होते हुए कहती है आखिर इस कमीने के साथ क्या गड़बड़ है, इसकी पावर तो सच में काफी ज्यादा इंसेन है, ये तो पहले से ही द पावर ऑफ ब्लड डीमन डिवाइन आर्ट को सीख चुका है। वो उससे कहती है बस बहुत हुआ। वो अपने मन में साथ ही कहती है इसके जैसा तो मुझे कभी भी ऐसा मॉन्स्टर नहीं मिला। चुनवू उससे कहती है तो आखिर अब तुम क्या करोगे। हान सेगिन कहता है और क्या, अब मुझे टावर पे फिर से चढ़ना है। वो ये सुनकर उससे कहती है क्या अभी 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 तो तुमने एक ट्रायल को फिनिश किया है, तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। हान सेगिन कहता है मुझे ऐसी किसी चीज से रोका नहीं जा सकता, मुझे बस स्ट्रांग होने की जरूरत है। जो कहने के साथ ही वो अपने 17 फ्लोर के ट्रायल को एक्टिवेट करने लग जाता है। साथ ही वो अपने मन में कहता है इतना ज्यादा स्ट्रांग मुझे बनना है कि मैं किसी के भी सामने सरप्रेस ना हो सकूं। मुझे इतना ज्यादा स्ट्रांग होना होगा कि गॉड खुद मुझसे डरे, चाहे जो कोई भी मेरे सामने आए मैं उसे खत्म कर दूंगा, चाहे वो फिर गॉड ही क्यों ना हो। अब इसी के साथ ही हान सेगिन 17 फ्लोर के अंदर एंटर कर चुका होता है, जिसकी डिफिकल्टी हार्ड होती है और उसकी पेनल्टी डेथ होती है। अब जैसे हान सेगिन 17 फ्लोर के अंदर एंटर करता है, हम देख पाते हैं कि वहाँ तो कुछ भी नहीं होता है, चारों ओर बस डार्कनेस ही दिख रहा होता है। हान सेगिन अपने आजू बाजू देखते हुए मन में कहता है मैं अपने आजू बाजू कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ और ये डार्कनेस मेरी सेंस करने वाली एबिलिटीज को और मेरी फीलिंग को, दोनों ही चीजों को पैरालाइज कर रही है। तभी चुनवू से कहती है आखिर ये कितना ही ज्यादा खास है ना, तुम्हें इस चीज की वजह से अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि तुम ये नहीं जानते हो कि आखिर तुम्हारे ऊपर कब अटैक होने वाला है। ये सुनने के साथ ही हान सेगिन तुरंत ही अपने फ्लेम ड्रैगन आई को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही वो अपने फ्लेम ड्रैगन आई को एक्टिवेट करता है, वो अपने सामने देखता है कई सारे लोग को जो कि तलवार लेकर उसे मारने के लिए खड़े होते हैं। वो टोटल 6 लोग होते हैं। तो ये सभी लोग 6 लोग हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस ट्रायल का टॉपिक में स्केयर है। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे अटैक होता है, लेकिन हान सेगिन उसे बड़ी इजीली डॉज कर लेता है और फिर अपनी होली लाइट का यूज करता है। और हान सेगिन साथ ही अपने मन में कहता है अगर मैं इस होली लाइट की फुल पावर का यूज करूं तो मेरे लिए दिक्कत हो सकती है। इसके बारे में सोचने के साथ ही हान सेगिन अपनी हल्की सी पावर का यूज करता है ताकि वहां पे रोशनी हो सके। जैसे ही उस जगह पे रोशनी होती है, हान सेगिन तुरंत ही उनके सामने आ चुका होता है। वो उन सभी को देखते हुए कहता है माउंट हुआ सेक्ट, एक शैडो बुद्धिस्ट, एक सैमन, द हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट और एक ट्रेड मेंबर। वाह कितने ज्यादा क्यूटिक ग्रुप है। अगर तुम इन सभी मोरी मोले बंदे को फेस कर रहे हो तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा गार्ड की जरूरत है, तुम्हें इस चीज के लिए सावधान रहना होगा। और अब जबकि ट्रायल का टॉपिक में स्केयर है, तो इसलिए अब तुम्हें उनके अटैक और थ्रेट को, दोनों ही चीजों को अवॉइड करना होगा। लेकिन हान सेगिन चुनवू की बातों को इग्नोर करते हुए उन लोगों से कहता है अगर तुम सभी लोग मुझसे लड़ना चाहते हो तो जल्दी करो क्योंकि मैं अब किसी को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर तो चुनवू काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है हाफ डिसाइपल आखिर तुम ये क्या कह रहे हो।